हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हमारा बुक 1 कंप्लीट हो गया है। अब हम करेंगे बुक 2। और बुक 2 में ऐसा ज़्यादा कुछ नहीं है। बुक 1 का जो थर्ड चैप्टर था वही बहुत बड़ा था। तो बुक 2 आपकी जल्दी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं यूनिट 1, साइको एनालिसिस, साइकोडायनेमिक और साइकोथेरेपी। तो यूनिट 1 का फर्स्ट चैप्टर है आपका काउंसलिंग मॉडल्स एंड अप्रोचेस। अब इसमें आपको ना 3 चीजें ही बता रखी हैं जो आपकी इसकी मेन हेडिंग है ना, तो उसके बारे में आपको पूछ रखा होगा। तो जो ये साइकोथेरेपी है काफी छोटा सा, यहाँ से लेके यहाँ तक का ही है। जो इम्पोर्टेंट है वो साइको एनालिसिस है, क्योंकि इसकी ही ज्यादा टेक्निक्स और गोल्स वगैरह बता रखे हैं, तो मे बी इसके सबसे ज्यादा चांसेस हैं। तो अगर आपका बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है पढ़ाई करने में तो सिर्फ ये साइको एनालिसिस पढ़ के चले जाना, आप वीडियो फॉरवर्ड कर लेना। ठीक है, तो जिनका थोड़ा सा इंटरेस्ट है उनको साइकोथेरेपी पढ़ाते हैं। साइकोथेरेपी को हम टॉक थेरेपी भी कहते हैं। और इसका जो बेसिक मोटिव होता है ये होता है कि आप बात करते करते जो क्लाइंट है उसको टैकल करते हो, मतलब उसकी प्रॉब्लम्स सॉल्व करते हो और उससे उसकी प्रॉब्लम्स बाहर निकलवाते हो। और ये जो साइकोथेरेपी फोकस करती है इंट्रासाइकिक, इंटरनल एंड पर्सनल इश्यूज एंड कॉन्फ्लिक्ट्स पे। ठीक है, और ये फोकस करती है पास्ट पे मोर देन द प्रेजेंट, इनसाइट मोर देन चेंज, डिटैचमेंट ऑफ थेरेपिस्ट रोल एज एन एक्सपर्ट। ये जो सारा पार्ट है ना, ये किसी एक थ्योरी में पीछे भी आ रखा है। तो इसमें ना इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हर थ्योरी के लिए आपको उसके अलग अलग गोल्स और टेक्निक्स याद करनी पड़ेंगी। थोड़ा बहुत जो उसका नाम होता है उसके हिसाब से आपको फेरबदल करना पड़ेगा। जैसे जो बिहेवियर वाली है उसमें बट ऑफ कोर्स आपको बिहेवियर से रिलेटेड बात करनी पड़ेगी, बट जो मेन मोटिव होता है वो जो गोल्स होते हैं वो यही होते हैं कि लास्ट में हमको क्लाइंट को सुधारना है। ठीक है, तो आप वही सारी बातें लिख सकते हो कि हम उनको पहले मतलब उनसे बात करके उनकी प्रॉब्लम समझेंगे, फिर प्रॉब्लम्स के हिसाब से गोल्स डिसाइड करेंगे, फिर उनको एक सुटेबल प्लान बताएंगे, उसके बाद वही रिवीजन, फॉलो अप और लास्ट में जो उनका टर्मिनेशन होता है वो सब हो जाएगा। ठीक है, जो साइकोथेरेपी है वो हेल्प करती है टू ओवरकम द एबनॉर्मल बिहेवियर, एडजस्ट टू प्रॉब्लम्स बाय चेंजिंग बिहेवियर, थॉट और इमोशन। ठीक है, जो आपके बिहेवियर, थॉट्स और इमोशंस है इन तीनों की वजह से सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है एक इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी पे। अगर जो आप फील कर रहे हो वो नेगेटिव फील कर रहे हो या थोड़ा सैड या लो फील कर रहे हो, उसकी वजह से जो आपका थॉट प्रोसेस है वो भी उसी डायरेक्शन में जाएगा। और अगर आपके जो थॉट्स हैं वो नेगेटिव होंगे तो जो आपका बिहेवियर है वो भी नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ ही जाएगा। इन रिजल्ट जो भी आप करोगे उसका आपकी लाइफ पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए ये तीनों चीजों पे सबसे ज्यादा जो काउंसलर्स होते हैं वो ध्यान देते हैं, क्योंकि इन्हीं की वजह से जो आपकी जो सोचने का तरीका है उसकी वजह से जो आपके एक्शंस हैं और फिर उनका रिएक्शन है, ये सारी चीजें आपस में इंटरलिंक्ड होती हैं। ठीक है, अब है एसेंशियल्स ऑफ साइकोथेरेपी। सबसे पहला है सिस्टमैटिक इंटरेक्शन। इसका मतलब है कि जो क्लाइंट और थेरेपिस्ट है, जो जो काउंसलर है, हाँ वही थेरेपिस्ट और काउंसलर को लिख दिया मैंने, उनके बीच में, दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो पॉजिटिव होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि दोनों एक दूसरे पे बायसनेस हो रखी है या फिर मतलब उन दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं आ रहे हो। जो होता है ना कि कोई किसी को एकदम से देख लो और उसको आप मतलब आपकी वाइब्स नहीं मैच करती हैं उससे, तो यहाँ पे ये सब नहीं चलेगा। यहाँ पे आपको उसको एज अ क्लाइंट ट्रीट करना पड़ेगा। और नेक्स्ट इज साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स। जो साइकोथेरेपी है वो साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स वगैरह पे बेस्ड है, और इन्हीं सब एरियाज पे जिन पे रिसर्च हो रखी है, जो यही सब है पर्सनालिटी, लर्निंग और बिहेवियर। ठीक है, तो इसके ऊपर ही जो साइकोथेरेपी है वो बेस्ड है। अब आता है नेक्स्ट, थॉट्स, फीलिंग्स एंड बिहेवियर। जो थॉट्स और फीलिंग्स और बिहेवियर्स हैं ये तीनों ही, जैसे मैंने पहले बताया था कि इनको अगर हम चेंज कर लेंगे तो जो क्लाइंट है उसको हेल्प मिलती है काफी। और यही तीनों की वजह से जो क्लाइंट है वो काफी इन्फ्लुएंस्ड होता है, तो हमको यही तीनों चीजों को चेंज करना होता है उसके लाइफस्टाइल में पॉजिटिव चेंजेस लाने के लिए। फोर्थ इज साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, अटैचमेंट प्रॉब्लम्स एंड पर्सनल ग्रोथ। इसका मतलब ये है कि जो साइकोथेरेपी है वो मोस्टली ऐसे लोगों के साथ में यूज करते हैं हम जिनको साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं, और इनको हम ऐसे लोगों के साथ भी यूज कर सकते हैं जिनको एडजस्ट करने में प्रॉब्लम होती है। जैसे कि अगर किसी का जो स्पाउस है उसकी डेथ हो गई है, या फिर कोई काफी इंट्रोवर्ट है या शाय है, और अगर किसी को पर्सनल ग्रोथ के लिए काउंसलिंग चाहिए, तो इन सब चीजों के लिए भी हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, खत्म, साइकोथेरेपी में यही था।
तो अगर ये आपका आएगा भी तो ये आपका जो 50 वर्ड्स वाला होता है शायद 3 मार्क्स वाला उसमें आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। बेसिकली साइकोथेरेपी को आप टॉक थेरेपी के उससे याद रख लो, और इसके जो एसेंशियल्स हैं इनको याद रख लो। SPTP, पता नहीं कुछ भी नहीं बना, बट आप बना के देख लेना, और बन जाए तो मुझे कमेंट में बता देना, बाकियों की हेल्प हो जाएगी। अच्छा हाँ, साइकोथेरेपी का एक एग्जांपल है साइको एनालिसिस बाय सिगमंड फ्रॉइड। ये थ्योरी इसी से इन्फ्लुएंस्ड है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं साइको एनालिसिस की तरफ, ये इंपॉर्टेंट है। साइको एनालिसिस इज द मेथड ऑफ एनालाइजिंग साइकिक फिनोमिना एंड ट्रीटिंग इमोशनल डिसऑर्डर्स दैट इन्वॉल्व्स ट्रीटमेंट सेशंस ड्यूरिंग विच द क्लाइंट इज एनकरेज टू टॉक फ्रीली, स्पेशली अबाउट अर्ली चाइल्डहुड। ठीक है, साइको एनालिसिस को हम मोस्टली इसलिए इज ऑल्सो नोन एज द थ्योरी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। एनालिसिस का मतलब को पता ही है, साइको का मतलब जो आपके कॉग्निशन से रिलेटेड है वो। इसकी जो 3 एप्लीकेशंस हैं वो हैं मेथड ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफ माइंड, B इज सिस्टमेटाइज्ड सेट ऑफ थ्योरीज अबाउट ह्यूमन बिहेवियर, और C है मेथड ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल और इमोशनल इलनेस। साइको एनालिसिस हम 3 जगहों पे यूज करते हैं। अगर हमको किसी के ह्यूमन बिहेवियर के बारे में पढ़ना है, अगर किसी के माइंड के बारे में पढ़ना है, और अगर किसी के साइकोलॉजिकल या इमोशनल इलनेस से रिलेटेड इश्यूज के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो जो भी मतलब आपके माइंड से रिलेटेड है, माइंड की वजह से आपके बिहेवियर पे जो इफेक्ट आ रहा है उससे ये चीज रिलेटेड है, तो उसमें हम साइको एनालिसिस यूज करते हैं। साइको एनालिसिस सिगमंड फ्रॉइड ने दी थी। इड, ईगो और सुपर ईगो, ये जो आपकी थ्योरी थी ना, मैंने आपको सबसे पहले पढ़ाई थी साइको एनालिटिकल थ्योरी, ये सिगमंड फ्रॉइड वाली ये वही है। ठीक है, इसमें जो इनका ओपिनियन होता है वो ये होता है कि जो रूट कॉज ऑफ ऑल मेंटल डिसऑर्डर्स है इज रिप्रेस्ड डिजायर्स इन द अनकॉन्शियस माइंड। सिगमंड फ्रॉइड के जहां पे भी बात आए या फिर साइको एनालिसिस जहां पे आपको लिखा हुआ दिख जाए, वहां पे आप ये समझ जाना कि जो अनकॉन्शियस माइंड है वहां की बात करी होगी। और सिगमंड फ्रॉइड ने यही कहा था कि जो आपका अनकॉन्शियस माइंड होता है वो सबसे ज्यादा पावरफुल होता है, वहां पे सबसे ज्यादा जो भी आपके बचपन के चाइल्डहुड मेमोरीज होती हैं, पास्ट मेमोरीज होती है, वो वहीं पे होती हैं, और उन्हीं की वजह से जो आपके मेंटल डिसऑर्डर्स हैं मोस्टली वही रीजन होते हैं। ठीक है, तो उन्होंने बताया था कि 3 फेज होते हैं, फेज 1, फेज 2, फेज 3। अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं फर्स्ट फेज के बारे में। तो फ्रॉइड ने ये कहा था कि जो फर्स्ट फेज है साइको एनालिसिस का, फ्रॉइड ने ये बोला कि जो ह्यूमन माइंड का सेंट्रल एक्सपेक्ट है वो अनकॉन्शियस थॉट्स होते हैं, और उनको हम एक्सेस कर सकते हैं थ्रू हिप्नोसिस, ड्रीम्स, फैंटेसीज, जोक्स, फ्री एसोसिएशन और स्लिप ऑफ टंग्स के द्वारा। नेटफ्लिक्स पे एक फ्रॉइड करके सीरीज भी है, अगर आपने वो देखी होगी तो उसमें बहुत ज्यादा अमाउंट पे उन्होंने इसी चीज के बारे में बात करी है। जो डॉक्टर होता है, जो उसमें डॉक्टर बना हुआ है फ्रॉइड, वो अगलों के जो ड्रीम्स होते हैं उनको पढ़ने की कोशिश करता है, उनको एक डार्क कमरे में हिप्नोटाइज करके वो उनके ड्रीम्स का हिडन मीनिंग निकालने की कोशिश करता है। इस सब पे वो सीरीज बेस्ड है, और इसके बारे में आगे भी पढ़ेंगे। इनको इस पर्टिकुलर अप्रोच को उन्होंने एक नाम भी दिया था। ठीक है, सेकेंड फेज आया गया। सेकेंड फेज में जो फ्रॉइड था उन्होंने बोला कि जो हिप्नोसिस है उसको उन्होंने डिस्कार्ड कर दिया, और उन्होंने फ्री एसोसिएशन पे ज्यादा फोकस करा। उन्होंने ये पाया कि जो क्लाइंट्स थे वो अनकॉन्शियस जो भी उनका दिमाग था उसमें जब वो फ्री एसोसिएशन करते हैं तब उसमें उनको ज्यादा हिचक नहीं होती है, वो उनको फ्रीली अपना अनकॉन्शियस माइंड के बारे में बताना शुरू कर देते हैं। और फ्रॉइड को हमेशा से ये चाहिए था कि जो उसकी थ्योरी है वो काफी यूनिक हो, तो इसीलिए उसने अपनी ओन टेक्निक्स को डेवलप करा, जैसे कि ड्रीम एनालिसिस और फ्री एसोसिएशन। ठीक है, ड्रीम एनालिसिस से तो आप समझ गए कि जो भी आपका सपना आया है उसको वो एनालाइज करेगा कि इसका हिडन मीनिंग क्या है, और फ्री एसोसिएशन के बारे में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, थर्ड फेज था इसका इलॉबरेटेड ड्रीम टेक्निक्स, और उनको उसने प्राइमरी और सेकेंडरी प्रोसेस में डिवाइड करा। तो थर्ड फेज में उन्होंने उनका जो ड्रीम एनालिसिस टेक्निक था उसको इलाबोरेट करा प्राइमरी और सेकेंडरी में। जो प्राइमरी प्रोसेस था उनके हिसाब से वो इड से गवर्न होता था, और जो इड था इसमें जो भी उनके प्रोसेस थे मोस्टली इलॉजिकल थे। और उन्होंने बोला कि जो भी आपके ड्रीम्स, पोएट्री, मिथ और मैजिक होते हैं इन सब में आप ये पा सकते हो। और सेकेंडरी प्रोसेस था वो लॉजिकल था, और ये ईगो से और रियलिटी प्रिंसिपल से रिलेटेड था। ठीक है, तो ये 3 फेज थे जो फ्रॉइड ने दिए थे। अब हम आगे पढ़ते हैं वर्क ऑफ साइको एनालिस्ट।
इसमें क्या होता है, सबसे पहले जो क्लाइंट है वो अपनी स्टोरी बताएगा, और जो फिर ये देखो ये सारे के सारे सेम बातें ही हैं। फिर जो काउंसलर है वो बैकग्राउंड इन्फो कलेक्ट करेगा, फॉर्म्स, उसके साथ एक प्लान या गोल बनाएगा। साइको एनालिस्ट हेल्प करते हैं फाइंड करने में कि जो पास्ट है वो कैसे उसके प्रेजेंट को इम्पैक्ट कर रहा है, उसको मोर इफेक्टिवली बिहेव करने के लिए हेल्प करेगा। जो काउंसलर है उसको कम्युनिकेशन, क्लाइंट की जो कम्युनिकेशन है उसको बेटर करेगा, उसको फीडबैक प्रोवाइड करेगा, उसको रिमाइंड करेगा टर्मिनेशन आपका होने वाला है, और लास्ट में फॉलो अप। ठीक है, ये है टोटल। नेक्स्ट इज गोल ऑफ साइको एनालिसिस। साइको एनालिसिस का जो प्राइमरी गोल है वो होता है कि पहले इंसाइट अचीव करो, मतलब कि जो प्रॉब्लम है उसके क्रक्स पे जाओ। सेकेंडरी जो उसका होता है वर्क थ्रू डेवलपमेंटल स्टेज, और फाइनल होता है कोप अप विद द डिमांड्स ऑफ सोसाइटी। ये तीन जो आपके गोल्स हैं साइको एनालिसिस के, ये यही है। जैसे जैसे आप प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते जाते हो उन्हीं को उन्होंने डिवाइड करके लिखा हुआ है। सबसे पहले आप प्रॉब्लम के बारे में पता करोगे, उसके बाद उसके लिए एक डेवलपमेंटल स्टेज मतलब कि गोल या प्लान्स बनाओगे, और लास्ट में उसको कोप अप करने के लिए जो भी आपका वर्क प्लान है उस पर काम करोगे। और इन शॉर्ट इट हेल्प्स द पर्सन टू डील विद द अनकॉन्शियस अर्जेस इन अ रियलिस्टिक एंड मैच्योर मैनर। जो भी आपके अनकॉन्शियस अर्जेस होते हैं, बेसिकली जो क्लाइंट होता है वो ये भूल जाता है कि जो आपका अनकॉन्शियस है, मतलब कि जो आपका इलॉजिकल बातें हैं उसको वो लॉजिकल चीज़ों से कनेक्ट नहीं कर पाता, और या फिर वो इलॉजिकल की तरफ ज़्यादा भागता है। और जबकि जो अभी हमारा रैशनल थॉट्स हैं उनकी हमको ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि हम अगर रैशनली सोच पाते हैं तो हम एक पॉजिटिव डायरेक्शन में ग्रो करने की कोशिश करते हैं। तो इसीलिए जो काउंसलर होता है उसका ये काम होता है कि उसको वो इलॉजिकल अनकॉन्शियस अर्जिस से दूर करके एक रियलिस्टिक और मैच्योर मैनर में आगे बढ़ने में हेल्प करे। तो टेक्निक्स में आगे सबसे पहले मेंटेनिंग एनालिटिक फ्रेमवर्क। इसका मतलब है कि आप जब भी कोई भी किसी क्लाइंट पे काम कर रहे हो तो आपके पास में एक फ्रेमवर्क जरूर होना चाहिए जिसके बेस पे आप अपना थ्योरी के गोल को अकॉम्प्लिश कर सको। अब उसके बाद उन्होंने बताया था सेकेंड टेक्निक है फ्री एसोसिएशन, जो मैंने पीछे छोड़ दी थी। देखो फ्री एसोसिएशन में क्या होता है, जो फ्रॉइड था वो क्या करता था कि जो उनका क्लाइंट था उनको एक डार्क रूम में एक काउच पे लेटने के लिए बोलते थे, और उसके बाद में जो क्लाइंट है उसके जो भी मन में आ रहा है थॉट्स में वो जो फ्रॉइड थे वो उसको लिखते रहते थे, और जो क्लाइंट है वो उनको बताता रहता था। ठीक, फ्रॉइड के हिसाब से उनकी ये टेक्निक काफी सही थी अगर आपको अनकॉन्शियस माइंड के इंपॉर्टेंट क्लूज के बारे में जानना था। और उनके हिसाब से जो मेंटल इवेंट्स थे वो मीनिंगफुली एसोसिएट हो रखे होते थे एक दूसरे से, और उन क्लूज से जो भी उनको अनकॉन्शियस माइंड के टाइम पे जब ये इंसान अंधेरे में उनको सारे बातें बताता था उससे रिलेटेड थे। और फ्रूइड के हिसाब से जब इंसान ऐसे लेट रखा होता है तो उसके दिमाग में जो भी चीजें आती हैं वो सारी की सारी किसी न किसी रीजन से आती हैं। जो भी आपके थॉट्स, मेमोरीज, इमेजेस या फीलिंग्स होती हैं, जो भी आप एक्सपीरियंस करते हो, वो सारी की सारी जो फ्रूइड थे वो लिखने की कोशिश करते थे और उसका हिडन मीनिंग निकालने की कोशिश करते थे। तो इसमें थोड़ा सा ये ड्रॉबैक था कि कभी कभी ऐसा होता था कि जो क्लाइंट है वो हमेशा सच नहीं बताता था, और या फिर उनको बताने का मन नहीं करता था क्योंकि मे बी वो कंफर्टेबल नहीं होते थे, या फिर उनको नहीं चाहिए था कि कोई भी मतलब उनकी हेल्प करे, या फिर वो कंफर्टेबल नहीं हो पाते थे। ठीक है, इसके बाद आती टेक्निक ड्रीम एनालिसिस। ड्रीम एनालिसिस वॉज द फर्स्ट अप्रोच टू स्टडी द ड्रीम्स। जो फ्रूइड थे उनके हिसाब से जो ड्रीम्स होते हैं वो हमारे अनकॉन्शियस को एक्सप्रेस करते हैं, जो भी हमारी विशेज हैं या फिर डीपेस्ट कॉन्फ्लिक्ट्स या डिजायर्स हैं उनको एक्सप्रेस करते हैं। लेकिन ड्रीम्स वाली टेक्निक में इसमें भी यही होता था सेम, कि जो भी क्लाइंट है वो अपने ड्रीम्स बताता था फ्रूइड को या काउंसलर को। बट इसके प्रॉब्लम ये होती है कि आप इंटरप्रिटेशन क्लियर नहीं निकाल सकते, या फिर आपको ये नहीं पता होगा कि जो भी आप इंटरप्रेट कर रहे हो वो एकदम सही है या फिर गलत है। ठीक है, इसके बाद है टेक्निक इंटरप्रिटेशन। ये तीनों ऊपर की टेक्निक्स की मिली भगत है। इसमें जो एनालिस्ट है वो पॉइंट आउट करता है कि जो भी उसका टॉपिक है मतलब प्रॉब्लम है। टेलिंग मीनिंग ऑफ द ड्रीम्स, ड्रीम्स के बारे में बताता है। फ्री एसोसिएशन इसी को यूज करता है, और लास्ट में उसको इंटरप्रिटेट करके उसकी असेसमेंट कर देता है। ठीक है, इसके बाद है एनालिसिस और एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ये भी एक टेक्निक थी। जो भी अगर रेजिस्टेंस कर रहा है कोई भी क्लाइंट, तो उस टाइम पे क्या करना चाहिए, तो आप ये कर सकते हो जो भी उसको रेजिस्ट कर रहा है किसी भी चीज को, एनीथिंग अगेंस्ट थेरेपी, अगर जो क्लाइंट है वो रिलेक्टेंट है, इसका मतलब वो अपने अनकॉन्शियस में जो उसकी भी रिप्रेस्ड फीलिंग्स हैं उसको वो बाहर नहीं लाना चाहता है, क्योंकि अगर वो बाहर लाएगा तो उसकी वजह से उसको एंजाइटी और पेन को वो
फील करेगा। ठीक है, तो अगर कुछ भी ऐसा होता है कि कोई भी क्लाइंट रेजिस्टेंट है या फिर कोई भी क्लाइंट को एकदम से एंजाइटी होने लग गई है, तो आप समझ सकते हो कि वो झूठ बोल रहा है या फिर वो अपनी बात को बाहर निकालना नहीं चाह रहा है। ठीक है, नेक्स्ट इज एनालिसिस ऑफ ट्रांसफरेंस। ट्रांसफरेंस का मतलब है बिकमिंग अ सिग्निफिकेंट फिगर। इसका मतलब है अगर आप क्लाइंट के कोई भी जिसको क्लाइंट को कोई भी एक जो क्लोज्ड वन है उसका, वो उसको पसंद है और वो उसके साथ में सब कुछ शेयर कर सकता है, तो आप एज अ फिगर उसके साथ बात कर सकते हो। और इसमें दो तरह के इफेक्ट्स आ सकते हैं, जैसे कि मान लो अगर आपके पास क्लाइंट आया और उसकी गर्लफ्रेंड ने उससे ब्रेकअप कर लिया। ठीक है, तो आप एज अ काउंसलर उसकी गर्लफ्रेंड की तरह बात करके उसके जो इमोशंस हैं उनको बाहर लेके आने की कोशिश कर सकते हो। जैसे कि अगर उसको बहुत हर्ट हुआ है तो उसके जो नेगेटिव इमोशंस हैं वो बाहर आएंगे और वो आपसे उसी लेवल पे बात कर पाएगा। और एक बार अगर उसके इमोशंस बाहर आ जाएंगे तो आप समझ पाओगे कि वो किस स्टेट्स पे गुजर रहा है। ठीक है, और अगर या फिर पॉजिटिव है कि अगर वो एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में था और उसकी गर्लफ्रेंड उसको छोड़ गई तो वो काफ़ी खुश है, तो उसके लिए यहाँ से एक पॉजिटिव अफेक्शनेट बिहेवियर बाहर आएगा और आप उसकी सिचुएशन को और अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है, इसमें दो टेक्निक्स होती हैं, ये टेक्निक्स भी 3-3 मार्क्स में आ रखी थी, ट्रांसफेरेंस और काउंटर। बेसिकली ट्रांसफेरेंस का मतलब होता है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ एटीट्यूड्स एंड फीलिंग्स ओरिजिनली एक्सपीरियंस्ड इन रिलेशनशिप्स विद पर्सन्स ऑन टू द एनालिस्ट इन लॉन्ग टर्म पास्ट हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट्स। मतलब कि अगर कोई भी आपके साथ में था और अब वो नहीं है, उसकी वजह से आप खुश हो या दुखी हो, तो वो जो सेम पर्सन होता है उसकी वजह से अगर आपकी फीलिंग्स हैं वो सप्रेस हो रखी हैं, तो जो काउंसलर है वो पर्सन बनने की कोशिश करता है, या फिर जो काउंसलर है वो क्लाइंट का रोल निभाता है और जो क्लाइंट है वो जो पर्सन की वजह से उसको इफेक्ट हुआ था वो बनने की कोशिश करता है। ठीक है, तो इसी को हम ट्रांसफेरेंस और काउंटर ट्रांसफेरेंस कहते हैं। नेक्स्ट इज साइकोडायनेमिक थेरेपीज। ये भी बहुत छोटा सा है। साइकोडायनेमिक थेरेपीज में ऐसा ज्यादा कुछ है नहीं, और ये साइको एनालिटिकल थ्योरी है जो फ्रूड की, उसी से इन्फ्लुएंस्ड है, उसी पे बेस्ड है। तो इनके बीच में अगर डिफरेंस आएगा तो डिफरेंस आप लिख सकते हो। साइकोडायनामिक होती है लेस एम्फेसिस ऑन सेक्सुअल अग्रेसिव ड्राइव्स और लेस एम्फेसिस ऑन अनकॉन्शियस इन्फो, मोर ऑन पास्ट रिलेशनशिप्स और इंटरप्रिटेशन इज द मेन टूल ऑफ साइकोडायनामिक प्रोसेस। ठीक है, जबकि जो साइको एनालिसिस है वो फोकस करती है ज़्यादा रिप्रेस्ड चाइल्डहुड ईगो और इड पे, एडल्ट प्रॉब्लम्स जो चाइल्डहुड से लिंक्ड है, इंटरेक्शन बिटवीन ईगो, इड एंड सुपर ईगो टेंड्स टू अफेक्ट अ लॉट ऑफ पर्सनैलिटी। ठीक है, साइकोडायनेमिक ज़्यादा फोकस करती है आपकी ड्राइव्स पे और आपके अनकॉन्शियस पे, जबकि जो ये है ये आपका फोकस करता है जो भी आपके चाइल्डहुड में रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उस पे, और ये पर्सनैलिटी को इफेक्ट करता है, और ये जो भी आपके रिलेशनशिप वगैरह प्रॉब्लम्स है उसकी वजह से इफेक्ट करता है। ठीक है, आपकी यूनिट 1 खत्म। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।